आज आधुनिक भारत का पहला क्लास हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि औरंगजेब का मृत्यु हो गया 1707 ईस्वी में। 1707 ईस्वी के बाद जो घटनाएं होगा उत्तरवर्ती मुगल कहलाएगा। मुगल के बाद उसके उत्तरवर्ती मुगल आधुनिक भारत का ही पार्ट है और आधुनिक भारत में ही पढ़ेंगे। औरंगजेब जब तक रहा था तब तक अंग्रेज का चलती नहीं चला। जैसा कि अब देखिए मराठा को कैसे अंग्रेज लोग संधि से पहले पेशवा बनाया, सहयोग किया, उसके बाद फिर कैसे लात मार दिया, कैसे सहायक संधि कर लिया, किस तरह से मराठा पर कब्जा कर लिया अंग्रेज। लेकिन औरंगजेब था तो ऐसा कोई घटना नहीं होता था, क्योंकि औरंगजेब के मृत्यु के बाद केंद्रीय सत्ता का हिंदुस्तान में अभाव हो गया। पहले औरंगजेब जो बोलता था वो होता था। उसके बाद जो राजा उत्तरवर्ती मुगल आए वो सब बौड़ा टाइप के, पागल टाइप के राजा आए। इसलिए अंग्रेज भी अपने आप को, यूरोपीय कंपनी जो भी यहाँ व्यापार कर रही थी, कोई डर नहीं रही थी। तो धीरे धीरे संपूर्ण भारत को बारी बारी से करके कब्जा मिलेगा। अंग्रेज कैसे गुलाम किया है उस सब के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आधुनिक भारत, पहला पॉइंट होगा उत्तरकालीन मुगल सम्राट। माने औरंगजेब के मृत्यु के बाद जो भी सम्राट बने सब के सब उत्तरकालीन मुगल सम्राट के अंतर्गत आते हैं। पहला बना कौन? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। ईस्वी वगैरह कोई जरूरी नहीं है, आगे देख लेना डायरेक्ट एकदम। मुअज्जम इसी का नाम है, औरंगजेब का ही बड़ा बेटा है। ध्यान रखना है, बहादुर शाह प्रथम का ही नाम क्या है? मुअज्जम। जो औरंगजेब का बड़ा बेटा है, शासक बना और बहादुर शाह का उपाधि धारण किया। क्लियर हुआ? चलिए, उत्तराधिकारी के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह बहादुर शाह का साथ दिए। मैंने बहादुर शाह प्रथम का बोले तो मुअज्जम का साथ दिए। कौन साथ दिए? गुरु गोविंद सिंह। जब साथ दिए तो राजा नहीं बनेगा, राजा बन गया मुअज्जम। आगे देखिए बॉक्स में, मुगल से स्वतंत्र होने वाले राज और संस्थापक। जब तक औरंगजेब था तब तक कोई आजाद नहीं हो रहा था, सब कोई राजस्व भेजता था। औरंगजेब का मृत्यु हुआ तो देखा कि कमजोर शासक है, तो सब कोई मुगल से अपने आप को स्वतंत्र करने लगा। जिसमें पहला अवध राज का स्थापना कौन किया? सादत खां। मुगल से स्वतंत्र हो गया। हैदराबाद का स्थापना चिनकलिश का। निजामुल मुल्क के नाम से गद्दी पर बैठा था। आइए आगे। बंगाल का स्थापना कौन किया? मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक का सादुतुल्ला खां। इतना ही, आगे आ जाना है। बहादुर शाह प्रथम को साहिब खबर, साहिब खबर का उपाधि दिया गया। एक लाइन में कहिए कि साहिब खबर के नाम से किसको जाना जाता है? साम्राज्य में देख रहे क्या हो रहा नहीं हो रहा, इससे कोई मतलब नहीं। कौन साम्राज्य अलग बन रहा है, कौन स्थापित कर रहा है, इसको कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा। ये बेखबर है इन बातों से, इसलिए साहेब खबर कह दिया गया। किसको? तो फिर अगला बन गया जहानदार शाह। अगला मुगल बादशाह कौन बना? जहानदार शाह। आगे आ जाइए, एकदम आराम से, टेंशन नहीं लेना है। एगो साहेब खबर कौन बनाया था? बहादुर शाह प्रथम। फिर अगला कौन बना? मुगल बादशाह बन गया है जहानदार शाह। साहेब खबर बिना उसको कोई मतलब ही नहीं रह रहा था। अभी देखिए बन गया तो क्या कर रहा है ऐसे। जहानदार शाह अपने शासनकाल में लाल कुमारी नामक वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। मतलब कि जो मन में आए करो तुम साम्राज्य में। तो जिसके शासनकाल में वेश्याओं का राज चलेगा वो राजा लायक है? एक तो साहेब खबर, उसको कोई पत्ते नहीं हो रहा था कि कौन का साम्राज्य स्थापना कर रहा कि क्या कर रहा। और दूसरा उत्तराधिकारी जहांगीर साहब बना तो कह रहा है कि जहां हस्तक्षेप कोई समस्या नहीं। मैंने एक तरह से कहिए कि अपना बोस बना के रखा था। क्लियर? चलिए, मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु दो भाई हैं, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। ये दोनों को किंग मेकर के नाम से जाना जाता, शासक निर्माता किंग मेकर के नाम से जाना जाता। जिसको मन उसको गद्दी से हटा रहा, जिसको मन उसको बैठा दे रहा। कौन? अली बंधु। तो है सैयद बंधु के दो भाई, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। किंग मेकर है सैयद बंधु। क्लियर? जानदार साहब को लंपट मूर्ख कहा गया। अब बताइए, जो आदमी वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे दिया है उसको कौन उपाधि दिया लोग? लंपट मूर्ख कहा।
मैंने मूर्ख है और क्या। फरुखसियर, फरुखसियर देखिए आराम से, जो टेंशन नहीं लेना। फरुखसियर अगला बादशाह बना। फरुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कह दिया गया। समझा रहे हैं क्या हो गया था से। अब थोड़ा सा एक ट्रिक याद रखिए, काम चल जाएगा। जल, फग, मोर अप। ज से जहानदार सा, ल से लंपट मूर्ख, फ से फरुखसियर, घ से घृणित कायर, मो से मोहम्मद शाह, और र से रंगीला बादशाह, अ से औरंगजेब, प से जिंदा पीर। क्लियर। जल, फग, मोर अप, जानदार सा, लंपट मोर, फरुखसियर, घृणित कायर, मोहम्मद शाह, रंगीला बादशाह, और औरंगजेब, प से जिंदा पीर, पीर। क्लियर। अब देखिए फरुखसियर को लंपट घृणित कायर क्यों कह दिए। फरुखसियर को तबीयत खराब था। अंग्रेजी प्रतिनिधिमंडल आया था हैमिल्टन के नेतृत्व में, उसमें एक डॉक्टर था। अब मिल्टन आया और अपने प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व में लेकर के उस समय परेशान था बीमारी से, इसको ठीक कर दिया चेचक से। ठीक कर दिया तो इतना ना खुश हो गया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जागीरदारी दे दिया, लो जाओ व्यापार करो बिना। मतलब है कि एकदम सस्ता सुविस्ता दे दिया कि जाओ बिना टैक्स के व्यापार करो। तो बिना टैक्स के जो व्यापार करेगा उसका प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए कह दिया करे पगला, तुमको चेचक हुआ था 200-400 रुपये का दवाई चलता, तुम काहे रहे दम जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा दे दिया। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा दे दिया इस, है समझ में। इसीलिए इसको क्या कह दिया लोग, कायर है ये। देखिए पॉइंट क्या है। 1715 में शिष्टमंडल फरुखसियर के दरबार में 1717 में पहुंचा। यहाँ 15 नहीं टिक लगाई, डायरेक्ट यहाँ से एगो विशिष्ट मंडल फरुखसियर के दरबार में 1717 में पहुंचा। उस समय फरुखसियर जानलेवा घाव से पीड़ित था एकदम। उसमें एक हैमिल्टन नामक डॉक्टर था जो फरुखसियर का इलाज कर दिया और ठीक हो गया। इतना खुश हो गया कि अंग्रेज को भारत में कहीं भी, मुख्यतः बंगाल, बिहार, उड़ीसा वगैरह कहीं भी व्यापार करने का अनुमति दे दिया, जा व्यापार करो। अंग्रेजी सिक्का को भी मान्यता दे दिया कि वहां वाला भी सिक्का चलेगा। तो वहां से सब लाएगा नहीं सिक्का, मान्यता दे दिया। क्लियर। तो ये मान्यता दिया फरुखसियर द्वारा जारी किया गया इतना जो लंबा चौड़ा घोषणा है, उसी को ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा। अब जब सर्टिफिकेट मिल गया, मैग्ना कार्टा लाइसेंस मिल गया व्यापार करे के, जब सिक्का चलने लगेगा तो व्यापार अंधाधुन करेगा। यहाँ से एकदम भारत को सोना का चिड़िया कहा जाता था, दोहन करना शुरू कर दिया अंग्रेज। औने पौने दाम में यहाँ से सूती वस्त्र वगैरह खरीदता था, जाके वहां से ला करके महंगा बेचता था। देखिए अगला पॉइंट एकदम देख लीजिए क्या कह रहा है। ना ये नहीं जरूरी, जो पढ़ेंगे वही टिक लगाना है। मोहम्मद शाह अगला बादशाह बना। अगला बादशाह कौन बना है, मोहम्मद शाह। इसने निजामुल मुल्क की सहायता से सैयद बंधुओं को मौत के घाट उतार दिया। जो किंग मेकर थे, बार बार जिसको उसको राजा बना दे रहे थे, उसको मौत के घाट उतार दिया। आगे आ जाइए। हैदर बेग ने सैयद बंधु में के भईवा है कौन, हुसैन अली खां, उसका हत्या किया था। कब किया है, 1720 में। 1720 में। आगे आ जाइए, आराम आराम से देखिए क्या करा से। याद करिए इसी के शासनकाल के दौरान 1700 मराठा पेशवा बाजीराव दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली छोड़ने को ही तैयार हो गया। तो पहला मराठा पेशवा जो दिल्ली पर आक्रमण किया था, बाजीराव प्रथम, मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह, जो दिल्ली छोड़ने को तैयार हो गया था। याद है। इसी के शासनकाल में नादिर शाह 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया, ईरान से आक्रमण कर दिया। देख रहा है कि सब आपस में इन लोग कमजोर हो रहा है, आक्रमण बढ़ गया। आगे आ जाइए, आक्रमण कर दिया और मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह हार गया। आई जो नादिर से आक्रमण किया 1739 में, जो शाहजहां बनवाया था तख्ते ताउस, याद करिए मयूर सिंहासन,
मयूर सिंहासन का स्थापना जो शाहजहां किया था, बनवाया था, मैंने जो राजगद्दी मुगलिया का था उसको लूटपाट मचा के चला गया। यानी मयूर सिंहासन के लूटपाट मचा के चला गया, तो फिर आगे जो मुगलिया बादशाह आएंगे वो बिना मयूर सिंहासन का बैठेंगे, ऐसा ही माने बिना सोफा के डायरेक्ट खाली बैठेंगे चेयर पर। है समझ में? क्वेश्चन पूछता मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला मुगल बादशाह शाहजहां, क्योंकि वही बनवाया था। वो अंतिम मुगल बादशाह, क्योंकि इसके बाद ही लूट कर लेके चला गया। क्लियर? हैदराबाद का स्थापना तुरानी किया था, वही चिनकली निजामुल मुल्क। अवध का स्थापना ईरान ने किया था, सादत का। क्लियर है? अगला पॉइंट में आ जाइए, क्या कह रहा है इसे। ईरान फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा गया है। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत धनराशि लूटा है नादिर शाह, जरूर नहीं कई रुपया लूटा। शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन और कोहिनूर ओकरा में लगल हीरा सबको फारस लेके चला गया। है समझ में? राजा का इतना ज्यादा उपाधि मिलना यह स्पष्ट करता है कि राजा का स्थिति कमजोर हो रहा है। जितना ज्यादा उपाधि धारण कर रहा है सब, समझिए कि कमजोर हो रहा है। ना तो राजा एक एक बस, जैसे राजा महाराजा धीराज, ये सब माने उपाधि धारण कर रहा है। कोई भी काल रहे, चाहे मुगल का है, चाहे मगध हो, चाहे कोई भी रहे, जितना ज्यादा उपाधि हो रहा है समझिए कि राजा की स्थिति खराब हो रहा है। जैसे मान के चलिए मार्केटे में देखिए, कोई मैथ पढ़ा रहा है, अगर खराब है तो मैथ के जादूगर, उपाधि आ गया यहाँ खराब। अब गुरुओं के गुरु महागुरु है ना, उपाधि आ रहा है। फैक्ट्री, इसका मतलब स्थिति खराब है। स्थिति खराब है इसलिए फैक्ट्री कहा जा रहा है। अब अलग बात है कि लोग समझ नहीं पा रहे, लेकिन स्थिति खराब होने के कारण फैक्ट्री की, ताकि ढक जाए। अब देखिए लंपट मूर्ख घृणित कायर चाहे बेखबर, ताकि ढक, उपाधि दे रहा क्यों? क्योंकि खराब स्थिति। तो शुरू से व्यवस्था रहा है कि खराबे को उपाधि दिया जाता है। देख लीजिए यहाँ पॉइंट देखिए, नादिर शाह बहुत सारा धन संपत्ति लूटा, कोहिनूर हीरा लूटा, वो चला गया। तख्ती ताउस मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह। पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए, अगला मुगल बादशाह बना है कौन ना, पहले मोहम्मद अभी खत्म नहीं हुआ है, उसके बाद अगला मोहम्मद पढ़ाएंगे हम लोग। अब देखिए मोहम्मद शाह का क्या खासियत था? सुंदर युवतियों के प्रति ज्यादा इसका रुझान था, इसे इसको क्या कहते थे? रंगीला बादशाह। किसको कह रहे हैं? मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। पॉइंट क्लियर है? हाँ, खुश मिजाज आदमी था ना। उत्तराधिकारी में देखिए पहला मुगल बादशाह कौन बना, उसके बाद उसके बाद उसके बाद ये 4 गो कंटिन्यू शासन काल कोई के हम नहीं टिक लगवाए, 4 गो कंटिन्यू मैंने किसके बाद कौन रहा था ये जरूरी है। ठीक है, आगे आ जाइए। बहादुर शाह प्रथम है, जफर द्वितीय को कहेंगे। एक और एकरो में कर लिए बहादुर शाह जफर 1837 से 1857, या द्वितीय भी कहते, बहादुर शाह द्वितीय कहिए चाहे जफर कहिए। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हैदराबाद के चिनकलिज खां निजामुल मुल्क का उपाधि धारण किया और स्वतंत्र राज्य का स्थापना किया। कब किया जरूरी नहीं है। क्लियर हो गया पॉइंट? अगला बादशाह कौन बन रहा है? नहीं, जो नहीं टिक लगाना है, नहीं टिक लगाना है। हाँ, आलमगीर द्वितीय, यह जहांगीर शाह का बेटा है। इसी के समय 1757 का कौन सा डरे गए पलासी युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? याद करिए, शाह आलम द्वितीय, वही आलमगीर द्वितीय है। समझ में आ रहा है? अरे भाई, शाह आलम द्वितीय आलमगीर द्वितीय दोनों रहेगा, क्या करिएगा? शाह आलमगीर द्वितीय और शाह आलम द्वितीय। जब बक्सर हुआ था 1764 में तो शाह आलम द्वितीय, और पलासी हुआ 1757 में तो आलमगीर द्वितीय। मैटर फंसेगा। आलमगीर द्वितीय 1757 के पलासी युद्ध के समय,
और 1764 बक्सर युद्ध के समय शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह, दोनों में अलग अलग आदमी है, याद रखना है, न तो कंफ्यूज नहीं कर जाइएगा। पलासी युद्ध इस समय आलमगीर द्वितीय और बक्सर के युद्ध के समय शाह आलम द्वितीय। आगे आ जाइए, तृतीय उड़तीय जरूरी ना है, शाह आलम द्वितीय खाली याद रखना है कि 1764 का बक्सर के युद्ध के समय, यह एकरा में जरूरी है। और क्या, यहाँ इसी के शासनकाल में दो निर्णायक युद्ध हुआ था। पहला पानीपत का जो 1761 में, याद है, तीसरा युद्ध। और बक्सर का युद्ध कब, किसके समय, शाह आलम द्वितीय के समय। याद करिए, पानीपत के तीसरा युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को क्या कर दिया था, ये अहमद शाह अब्दाली अहमद खान अफगान से आक्रमणकारी पराजित कर दिया था। सदाशिवराव भाऊ मारा गया था, बेटा और भाई दोनों मारा गया, बाजीराव का, है ना। आगे देखिए, 1765 में इलाहाबाद का संधि याद हुआ, थोड़ा सा मैटर ध्यान रखिएगा। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध में एक तरफ से था अंग्रेज का सेना नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो, और एक तरफ से था अवध का नवाब। अवध का नवाब का नाम था सिजाउद्दौला, सिराजुद्दौला नोट, सिजाउद्दौला। और सुजाउद्दौला चाहे सिजाउद्दौला कहिए, अवध के नवाब था। और अवध के नवाब तरफ से शाह आलम द्वितीय भी लड़ रहा था, और अवध के नवाब तरफ से मीर कासिम भी लड़ रहा था। इन तीनों मिल के त्रिगुट सेना बनाया था, और अंग्रेज तरफ से हेक्टर मुनरो लड़ रहा था। घमासान युद्ध हुआ, युद्ध में त्रिगुट सेना हार गया, हेक्टर मुनरो जीत गया। तो सन 1765 में इलाहाबाद का दो संधि हुआ, एक शाह आलम द्वितीय से, एक अवध के नवाब सुजाउद्दौला से। शाह आलम द्वितीय से तय किया 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन लीजिए, अब आप दिल्ली के गद्दी पर ना इलाहाबाद रुक जाइए, आपका जितना एरिया है मुगल के अधीन है, सबसे राजस्व अंग्रेज वसूलेगा, अब कितना वसूलेगा ये सब अंग्रेज तय करेगा, लेकिन आप उसके बदले में 26 लाख रुपए लेके अलग हो जाइए। सुजाउद्दौला से हुआ कि हम कहीं आक्रमण करेंगे, आप टांग नहीं अड़ाएंगे, आप हमका ना तो आप हस्तक्षेप करेंगे, आपका साम्राज्य आप ही को मुबारक हो। समझ में आ रहा बात। एक हुआ 12 अगस्त, एगो 16 अगस्त। शाह आलम द्वितीय के साथ 12 अगस्त के, सुजाउद्दौला के साथ 16 अगस्त के। पहला दूसरा दो इलाहाबाद का संधि हुआ। वही कह रहा है 1765 में इलाहाबाद की संधि शर्त के अनुसार शाह आलम द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण इलाहाबाद में रखा गया। रुक लिया कि 26 लाख रुपए पेंशन ले लो तो यही रुक जाओ, आगे आ जाइए। इसके बदले में कंपनी को क्या कर दिया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी सौंपने के लिए फरमान भी जारी कर दिया। जाओ राजस्व वसूलो, दीवानी पैसा कौड़ी के मैटर होता है, और फौजदारी मारपीट वाला मैटर होता है। आगे आ जाइए, अठारह सौ तीन में अंग्रेज ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। याद करिए, मराठा से छीन छान लिया सब पूरा, अंग्रेज ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या है, अहमद खान। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया। 1761 का अंतिम आक्रमण हुआ, लेटर लिख कर गया कि आज के बाद हिंदुस्तान पर नजर उठाकर नहीं देखेंगे। सदाशिवराव भाऊ की वीरता से प्रभावित होकर अहमद शाह अब्दाली वापस लौट गया। आगे आ जाइए, गुलाम कादिर खान शाह आलम द्वितीय का हत्या कर दिया है। कब किया जरूरी नहीं। आगे अगला मुगल बादशाह बन गया कौन, अकबर द्वितीय। पढ़ेंगे तब एक देख लेते हैं। छोड़ दीजिए, अकबर द्वितीय को कुछ नहीं टिक लगाइए। अच्छा हाँ, एगो क्वेश्चन ही पूछता, राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि से नवाजा। ये क्वेश्चन मिल ही जाता आधुनिक भारत, और भी आगे मिल जाएगा। राजा राम मोहन राय जब पढ़ेंगे वही मिल जाएगा, कोई बात नहीं। राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि कौन दिया, अकबर द्वितीय। आगे आ जाइए, बहादुर शाह द्वितीय कहिए चाहे जफर कहिए, बात बराबर है। या जफर, अच्छा लिखा हुआ बहादुर शाह द्वितीय या जफर अंतिम मुगल सम्राट हुआ। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला शाह आलम मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह, लेकिन अंतिम मुगल बादशाह कौन है, बहादुर शाह जफर या द्वितीय। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण
अंग्रेज द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और रंगून म्यांमार भेज दिया। बाद में वहीं पे इसका 1862 में मृत्यु हो गया। किसका? बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर की पत्नी इसको पकड़वा दिया था। हुमायूं के मकबरा में दिल्ली छुपा हुआ था, पकड़वा दी थी पत्नी। हाँ, उस पकड़वाने के बाद फिर जो है कि इन लोग अंग्रेज लोग कहा कि कैसे मार कि छोड़ दे भाई, कोई बात नहीं, पति के से मारना तो नहीं है। रंगून भेज दिया। बहादुर शाह जफर 1857 क्रांति 1857 क्रांति की आवाज बना था। जब मेरठ में सैनिक लोग क्रांति छेड़े थे तो सैनिक का दिमाग जनरली बहुत बेहतर नहीं होता, आर्मी वगैरह सब लॉयल नहीं होता, माने बहुत ज्यादा समझदार नहीं होता, डायरेक्ट उठा के पटकना ही जानता। इसीलिए बहुत लोग जो है ना गुस्सेबो करता है कि थोड़ा सा भी समझ नहीं, कि एक्सरसाइज करते करते घुटना में दिमाग खसक गया सबके। बहुत लोग जो है नाराज भी रहता है आर्मी लोग से। उन लोग ज्यादा बातचीत नहीं करेगा, ना समझाओ में करेगा, डायरेक्ट उठा के चाहे खींच के दूध थाप जाओ आगे जाके जाके, ऐसे करने वाला आदमी ज्यादा हो जाता है। तो वही ये लोग सेना था। तो सेना लोग कहा कि भाई अंग्रेज के विद्रोह करेंगे तो हम लोग तो खाली उठकना पटकना जानते हैं, हम लोग के कूटनीति रणनीति आता नहीं है। अभी हिंदुस्तान का राजा है बहादुर शाह जफर, गया दिल्ली, कहा कि विद्रोह का नेतृत्व करिए। तो यही नेतृत्व संभाला था दिल्ली से, और दिल्ली हिंदुस्तान का राजधानी मेन ना, और वहां से जो नेतृत्व किया उसको मेन माना जाए, हाँ, सेना नेतृत्व। तो बहादुर शाह जफर जो है कि नेतृत्व किया था, समझ आ रहा, दिल्ली से 1857 क्रांति के। इसी एवज में अंग्रेज इसको पकड़ लिया था कि भाई विद्रोह क्यों करेगा। अंग्रेज कहा था कि दम दमे में दम नहीं, अब मने ठंडा हो गया हिंदुस्तान की आज़ादी, अब दम दमे में दम नहीं है, अब हिंदुस्तान की आज़ादी ठंडी हो गया है। उसी पर कहा था बहादुर शाह जफर, टिप्पणी किया था, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तब तक तेग चलेगी लंदन तक हिंदुस्तान की। तो लोग गुस्सा गया अंग्रेज के, ऐसा कैसे कर रहा है भाई, बहुत मतलब कि फ्रस्ट्रेट किया, इसीलिए अंग्रेज इसको रंगून भेजा था। बाद में वहीं पे इसका मृत्यु हो गया। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस इसी के मकबरा के पास जा करके सेना को, आजाद हिंद फौज के सिपाही को कहा कि हिंदुस्तान में एंट्री मारिए और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कि हिंदुस्तान की धरती कहता है कि तुम मुझे खून दो, उसके बदले में हम तुम्हें आज़ादी देंगे। तब एंट्री मारे थे म्यांमार साइड से, मणिपुर इम्फाल एरिया मारते, अंडमान निकोबार सब। समझ में आया बात? लाल किला दिल्ली में है, हीरा महल बहादुर शाह जफर बनवाया। मशहूर शायर मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के समय दिल्ली में रहते थे। डायरेक्ट कहता कि 1857 क्रांति का आंखों देखा हाल कौन सुनाया, मिर्जा गालिब। हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? अब दिल्ली पर कब्जा किसका हो गया? अंग्रेजों का। अब हिंदुस्तान पर व्यापार करना कौन ज्यादा करेगा? व्यापार अंग्रेज। कारण की आजादी हो गया। चलिए, आधा नहीं दिया है लेकिन समझिएगा आप। भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग का खोज किया। इस यात्रा में वास्को डी गामा का जो गुजरात के अब्दुल मजीद है सहयोग किया था। ये कैसे, थोड़ा सा समझिए। हुआ क्या ना, भारत और यूरोप के बीच में व्यापार होता था संपन्न। पहले यूरोप जो पश्चिमी देश है उन लोग को मसाला चाहता था, ठंडा प्रदेश है तो गरम मसाला का डिमांड ज़्यादा, मसाला ले जाता था। मांस मछली के बड़ा शौकीन होता है ठंडे प्रदेश वाला एरिया। अब गर्मी में ज़्यादा मांस मछली लोग नहीं खाता, ठंडी में ज़्यादा खाता है ना अभी हिंदुस्तान में। उसी उन लोग सब दिन ठंडा प्रदेश है, गरम मसाला मैंने बड़ा चाव से भारत से ले जाता था। और उसी क्रम में जो भारत से इस रास्ता जाने का जो मार्ग था, ये वाला पाकिस्तान वाला रास्ता से, यहाँ पर युद्ध वगैरह होने के कारण रुक गया था। माने रास्ता नहीं था जाने का कि भारत से व्यापार कैसे करें। तो सब इधर यूरोप वाले जो देश हैं इन लोग दिमाग लगा रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कि कैसे भारत जाने का रास्ता मिलेगा। बार्थोलोम्यू डियास प्रयास किया। आशा का अंतरिम द्वीप केप ऑफ गुड होप यहाँ से ला के पहुंचा दिया, खोज के चला गया आशा का अंतरिम द्वीप तक, लेकिन भारत तक नहीं पहुंचा। उत्तरी अमेरिका कोलंबस 1492 में जाके उत्तर में गया तो उसको उत्तरी अमेरिका मिल गया। कहा कि उधर नहीं है भारत, इसका मतलब कि उधर भी भारत नहीं है, इधर भी भारत नहीं है नीचे।
और इधर तो ऑलरेडी हम लोग पश्चिमी ही हैं, जब भी होगा भारत इधरे होगा। तो यहाँ से बंदे हो गया है, कुछ तो दुनिया एरिया था ही, झगड़ा झंझट के कारण रास्ता खोजने का होड़ चला, अटलांटिक महासागर पार करके ऐसे यहाँ पहुंच गया केरल का कोची एरिया में। गोवा के तट पर जैसे ही पहुंचा, रास्ता में ही था कि अब्दुल मजीद गुजरात का पथ प्रदर्शक व्यापारी इधरे एरिया में था। कहाँ जाना भाई? तो भारत खोजने जा रहे, भारत का मार्ग खोजने जा रहे हैं। वास्को डिगामा को कहा कि हम भी वहीं के हैं, भारत के चलो। वास्को डिगामा को सीधे लिए ले चलाया कालीकट तट पर। गोवा के कालीकट तट पर पहुंचा, वहां के राजा था जमोरिन। जमोरिन वास्को डिगामा का भव्य स्वागत किया कि हम भारत, क्योंकि अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता समान मानता था। भव्य स्वागत किया और आ करके जाते समय जब जाने लगा वास्को डिगामा, 3 गो नाव में भर के गरम मसाला दे दिया, ले जाओ गिफ्ट के तौर पर फ्री में। जब वहां जाके यूरोप में ले जाके बेचा, आने जाने में जितना इसको खर्चा हुआ था 60 गुना लाभ हुआ। क्या कह रही, तो गिफ्ट फ्री में इतना देता है लोग। अगर वहां से हम लोग व्यापार करेंगे, ये तो छोटे छोटे नाव में भर के लाए हैं, बड़े बड़े में भर के लाएंगे व्यापार करेंगे तो कितना मुनाफा होगा। लालच बढ़ गया। 1498 में पहली बार आया, फिर 1502 में आ गया। कौन? अब जाहिर सी बात है 1502 में आया, फिर पुर्तगाली अल्मोड़ा आया, अल्बुकर्क यहीं बन गया। धीरे धीरे व्यापार शुरुआत हुआ और पुर्तगाल लोग यूरोप से आकर व्यापार शुरू किए। यहाँ से गरम मसाला का ट्रांसपोर्ट पूरा यूरोप में होने लगा। तो लोग पैसा दे के खरीदना हो कि फ्री में? पैसा दे के खरीद रहा है ना, गिफ्ट थोड़े है वो। तो हम लोग के शुरू से संस्कार है। अभी हम हमारा घर जाते हैं तो लोग देते 20 रुपया 30 रुपया मिल जाता ना, जाते समय मिल जाता। नहीं ली, अच्छा मामा मान के चलिए तगड़ा है तो 500 का मिल गया। हाँ गरीब आदमी है तो 20 रुपये से काम चला लीजिए, है ना, 10 रुपया मिल जाएगा। जो मन है वो मोहब्बत है वो मिल जाता है। तो उस समय भी वो तो 3 नाव मिल गया था फ्री में, लेकिन अब व्यापार कर रहा है। अब हमारा में बिजनेस करिएगा तो सब फ्री में मिलेगा। व्यापार करने लगा तो पैसा से, अब सस्ता मिलता था, ले जाकर यूरोप बेच देता था। अब देखा कि भाई वास्को डिगामा यानी कि पुर्तगाली लोग मालूम माल हो गया व्यापार करके। अगल बगल की और भी जितना भी था, डच था, फ्रांसिस था, डेनिश, सब कोई आने लगा और सब कोई भारत से सस्ता मसाला खरीदना ले जाकर यूरोप में बेचने लगा। अब सबका पैसा कहाँ आने लगा? भारत में। भारत पूरा अकड़ के चल रहा है। अरे सस्ते सही, जो यहाँ कोई फ्रीओ में नहीं पूछ रहा, ले जाओ कोई बात नहीं, सस्ते ले जाओ। अब ना जीरा मरीच महंगा हो गया है, पहले बहुत हम लोग बेच दिए हैं, सब यूरोप भेज दिए हैं। इसलिए महंगा हो गया। तो यहाँ उतना कोई पूछता नहीं था। यहाँ जो चरखा से जो रेशमी वस्त्र बना करके चरखा पोछे में 2-4 गो रुमाल निकाल देता था, फेंक देता था। अगर यहाँ से रेशमी वाला रुमाल चल गया ब्रिटेन में, यूरोपीय देश में, दिखा के फोटो खिंचवाता था कि देखो रेशमी है। समझ रहे हैं? तो सब कोई के पैसा कहाँ आ रहा है? भारत में। तो भारत से कच्चा माल खाली जा रहा, भारत ऐश कर रहा, बेचिए के लेकिन ऐश कर रहा, बहुत पैसा भारत के पास होते जा रहा। धीरे धीरे यूरोप में वालों को टेंशन हो लगा, अरे भाई सब तो पैसा जाके वहां रख देंगे हम लोग, ऐसा कुछ करो कि उधर से आवे वाला भी व्यवस्था हो जाए। ऐसे नहीं होगा ना, तो सब हम लोग इधर से जाएंगे और वहां जाके पैसा दीजिए, खरीद लेके जाइए, कमी है या नहीं है, जितना ले जाओ। दिमाग लगा। बैंक ऑफ लंदन कहा कि देखो भाई तुम लोग कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो हो, अब हमेशा तुम लोग के बार बार हम पैसा नहीं देते रहेंगे, एक बार जितना मन है ले लो, लेकिन बार बार खाली पैसा बैंक कभी चलेगा जब लेन देन दोनों करिएगा। खाली जा रहे हैं दूसरा बंद पैसा दीजिए पैसा दीजिए, ऐसे ना होगा। कहा कि ठीक है, लोन दे दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को लोन मिला तो वहीं पे इंडस्ट्री बना दिया, औद्योगिक वस्त्र उद्योग के लिए फैक्ट्री खोल दिया लोन लेके। अब यहाँ से कच्चा माल ले जाए और जाकर वहाँ फैक्ट्री में पूरा कुर्ता पजामा सब चीज़ बना दे फटाफट। जो दिन भर 20 गो मजदूरा मिल के काम करके एगो कुर्ता पजामा तैयार कर रहा था, 20 मिनट में 20 गो कुर्ता पजामा हो जा रहा है। यहाँ से सब सस्ता में मिल गया, वहां से बना लिया और वही वाला कुर्ता पजामा ला के कहा कि खरीद लीजिए। तब भारत वाला खरीदेगा ना, जो दिन भर चरखा चला के एगो गमछा नहीं बना पा रहा है, कहेगा मार उससे अच्छा है कि 2 रुपये में मिल रहा है, खरीद ही लेगा। यहीं से सस्ता लिया, वहां से ला के फिर यहाँ बेचने लगा, तो बेचने लगा तो भारत वाला पैसा देगा ना। फिर पैसवा लिया ब्रिटेन में ले गया, कच्चा माल यहीं से लिया, 10 रुपया का माल लिया, ला के 50 रुपये में बेचा, पूरे 40 रुपये फायदा। ऐसे कर करके तब फिर भारत का पैसा सब कहाँ शिफ्ट होने लगा?
तो भारत में कमजोरी ना होगा। समझिए कि स्पंज की तरह यहाँ डुबा रहा है, वहां जाकर निचोड़ दे रहा है ऐसे। तो धीरे धीरे भारत का अर्थव्यवस्था चरमराएगा। चरमराएगा तो यहाँ राजा से संधि करेगा, करे भाई तुम डरता काहे है, तुम्हारा सुरक्षा का जिम्मा मेरा है, सेना का पेमेंट दे देना, बाकी सब टेंशन हम। कहा कोई बात नहीं, आप लोग मेन है, आइए आप ही लोग का रहेगा। ऐसी करते करते सेना का पेमेंट नहीं दे पा रहा, ठीक है जमीनियां दे दो ना, जमीन नहीं दे पा, बंधक रख दो ना, बंधक नहीं दे पा रहा, जमीनें खरीद ले रहा। ऐसे करते करते पूरा हिंदुस्तान को कब्जा कर लेगा। लोग कहा कि हिंदुस्तान को बेखबर में लूटा है अंग्रेज, लेकिन तो लग रहा है कि खबर कर कर के लूटा है अंग्रेज ना। देखिए, तो शुरुआत हम लोग करते हैं यहीं से, बेसिक समझ गए कि क्या कहना हम लोग चाह रहे हैं। तो 1498 वास्को डिगामा पश्चिमी तट पर कालीकट, पश्चिमी तटीय कालीकट गोवा वाला एरिया पहुंचा। बंदरगाह पहुंचकर भारत के यूरोप के बीच नया समुद्री मार्ग का खोज दिया। नया समुद्री मार्ग, ऐसा नहीं कि था ही नहीं, पहले था लेकिन नया मार्ग खोजा। वास्को डिगामा गुजराती पथ प्रदर्शक कौन मिला था, सहयोग से किया था। क्लियर है, अगला पॉइंट आ जाइए। और क्या क्वेश्चन, 1505 में फ्रांसिस अल्मोडा, डायरेक्ट अल्मोडा भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। पुर्तगाल से वायसराय कौन पहली बार आया, अल्मोडा। कब आया है, वास्को डिगामा 1502 में फिर आया था, है ना, लेकिन 1505 में अल्मोडा आया, पुर्तगाल से वायसराय आया। सोचिए, भारत में पुर्तगाली वायसराय आया व्यापार करने के लिए, बातचीत के लिए, व्यापार होने लगा। फिर बाद में 1509 में अल्बुकर्क, यहीं पे पुर्तगाल का वायसराय बनता है। अल्बुकर्क यहीं पे देखिए, बाद में 1509 में अल्बुकर्क, खाली अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली का वायसराय बन गया। और इसी 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। गोवा पर अधिकार किसका हो गया, पुर्तगाली का। गोवा से ट्रांसपोर्ट पूरा करने लगा, मालो माल खजाना हो गया किसका, पुर्तगाली का। ध्यान रखने की बात है कि अल्मोड़ा जो है ना, एक और काम किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी, समुद्रिक नीति, हिंद महासागर में अल्मोड़ा ब्लू वाटर पॉलिसी, समुद्रिक नीति लागू किया था। वो क्या है, तो हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, माने एक तरह से कहीं दूसरा कोई एरिया में ना एंट्री मारे, अपना क्षेत्र बनाने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था। कौन, अल्मोड़ा। अब देखा कि इन लोग इतना पैसा कमाने लगा, तो देखते देखते देखिए कि कौन लोग आ रहा है, यूरोपीय कंपनी स्थापना देखिए। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ, सबसे पहले ही लोग किया। अंग्रेज लोग कब किया, देखा तो इन लोग भी आ गया भाई। डच लोग कब किया, फ्रांसीसी कब किया। देखिए क्रम भी कहीं कहीं दे देता है, इसीलिए याद रखिएगा, है ना। तो आगे देख लीजिए, अगला बॉक्स में देखिए। अब पुर्तगाल लोग अपना फैक्ट्री पहली बार कहाँ खोज लेते, कई कंपनी पहला फैक्ट्री माने सर जैसे होता क्या था, भारत में व्यापार करेंगे तो 1 केजी लेंगे भेज देंगे यहाँ से, ये स्टोर करेंगे पहले ना, स्टोर करेंगे उसके बाद फिर यहाँ से भेजेंगे, तो स्टोर करेंगे उसके बाद यहाँ भेजेंगे सब जमा कर करके, ऐसे होता था। और डच लोग कहाँ, मसूलीपट्टनम में। अंग्रेज कहाँ बनाया था, और फ्रांसीसी पहले कहाँ, 1668 में, फ्रांसीसी का ईस्वी भी। क्लियर है, चलिए आगे आ जाइए। कोई दिक्कत तो नहीं ना है। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है इसे, पुर्तगाली ने अपना पहला व्यापारी कोठी कहाँ खोला, आगे आ जाइए। पुर्तगाली के बाद भारत में कौन है, डच। पहला डच यात्री हाउटमैन था, जो भारत के सुमात्रा पहुंचा, सुमात्रा द्वीप। डच लोग हैं तो भारत में पहली बार व्यापारी कोठी कहाँ खोले, मसूलीपट्टनम स्थापित किए। आगे आ जाइए। और जहां पर उन्होंने अपने स्वर्ण से, ना इसको छोड़ देना। डच ने भारत में पहली बार औद्योगिक वेतन भोगी रखा, इसका मतलब सर मैंने भारत में लोग पहली बार कर्मचारी और लेबर रख रहा है, समझ सकते हैं, आदमी रख के काम करवा रहा है। कौन, डच लोग। अगला पॉइंट में आ जाइए।
डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1632 में पटना में, अभी मैं छठा जान रहा होइएगा, पटना सिटी एरिया, पहला कारखाना खोला था। पटना सिटी डच कोठी का फैक्ट्री। आगे आ जाइए। अब देखिए इन लोग आए तो कंपटीशन बढ़ा कि घटा है? अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी आपस में ना झगड़ा करेगा। हम ज्यादा व्यापार करेंगे। अब इन लोग सोच रहा है, पुर्तगाली तो पहले पांव जमाया था, पुर्तगाली से कोई झगड़ा ले नहीं रहा मोल। इन लोग आपस में सोच रहे कि इसको कमजोर करें। तो देखिए क्या करेगा। उठाइए यहां से। डच का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया। 1759 में अंग्रेज और डच लड़ गया। कौन सा युद्ध? बेदरा का युद्ध। अंग्रेज डच को पराजित कर दिया, डच का यहाँ अस्तित्व खत्म कर दिया। इकतीस दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र प्रदान कर दिया व्यापार करने के लिए। रानी एलिजाबेथ प्रथम 15 साल के लिए व्यापार करने के लिए दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, जाओ एरिया में व्यापार करो 15 साल तक। बाद में आगे जेम्स प्रथम आएगा तो अनलिमिटेड साल कर देगा कि जितना दिन तक माने व्यापार करो। अरे समझ में? प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से ही है। पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में पहला गवर्नर कौन है? थॉमस स्मिथ। मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन है? हॉकिंस। याद करिए 1608 में जहांगीर के दरबार में, याद है? जिस प्रथम का राजदूत था। ये कहा कि अनलिमिटेड समय तक व्यापार करो। 8 बना लीजिए। और थॉमस रो 1615 में आया था, याद है? थॉमस रो जहांगीर के दरबार में। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन है? रेड ड्रैगन। अब कंपटीशन में कौन बच रहा है? पुर्तगाली। यही नहीं ज्यादा, अभी तो फ्रांसीसी एबो नहीं, 1668 में उन लोग आ रहा है, 64 में आ रहा है। अभी उन लोग तो एबो नहीं किया है। लेकिन कंपटीशन में पुर्तगाली पहले ही से पांव जमाया है। साइड किसको कर दिया है? डच को। पूरा एकदम प्रतिद्वंदी है। आगे देखिए। 1611 में सर्वप्रथम अंग्रेज ने मसूलीपट्टनम में व्यापारी कोठी स्थापना किया। आगे आ जाइए। स्टार्टिंग में 1608 में प्रयास किया था सूरत, लेकिन असफल रहा था। बाद में जहांगीर 1613 में एक फरमान जारी किया। अंग्रेज को फिर कहा कि सूरत व्यापार करो, कोई बात नहीं। अंग्रेज को सूरत व्यापारी कोठी खोलने का इजाजत दे दिया। कब फिर दिया? 1613 में। इसीलिए पहले कहाँ हो गया? मसूलीपट्टनम। बाद में कहाँ हुआ? सूरत। 1611 कहाँ? 1613 में हुआ। नोट देखिए। वह चीज को रिपीट किया। पहली बार सूरत 1608 में व्यापारी कोठी खोलने का प्रयास किया था, जो कि जहांगीर वगैरह इजाजत नहीं दिया कि ना, नहीं होगा। 1615 में जेम्स प्रथम के राजदूत ही थॉमस रो, अपना राजदूत थॉमस रो को मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। उसने जहांगीर और उसका जो बेटा खुर्रम शाहजहां से अंग्रेज के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में फिर क्या हो गया? सफल हो गया। यही तो इन लोग चाहिए रहा था, अनुमति दे दिया। अब इतना ही, जब मुगलिया जब दे दिया व्यापार करने का छूट, तो खुलेआम 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान है जो अंग्रेज को एक सुनहला फरमान दिया, जिसके अनुसार क्या कहा कि अंग्रेज सुल्तान किराया जरूरत नहीं है, गोलकुंडा राज के जो बंदरगाह है उसको स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते हैं किराया देकर के। वो कितना किराया नहीं पूछ सकता है, लेकिन गोलकुंडा बंदरगाह का इस्तेमाल करने का इजाजत दे दिया किराए पर। इसका मतलब मुगलिया सम्राट तो दे दिया था व्यापार करने का, और गोलकुंडा बंदरगाह भी मिल गया। तो गोलकुंडा बंदरगाह भी मिल गया, मुगलिया भी दे दिया, तो पूरा हिंद महासागर से एकदम व्यापार ट्रांसपोर्ट पूरा फटाफट कर रहा होगा ना, पूरा एकदम कर रहा व्यापार। अगला पॉइंट आ जाइए। अब कंपटीशन में कौन है बताइए? हैदराबाद वाला तो जैसे गोलकुंडा एरिया दे दिया है व्यापार करने के लिए किराया पर। भारत लोकल राजा से समस्या नहीं, लोकल राजा मुगलिया दे दिया अनुमति। तो यहाँ के कोई राजा से दिक्कत है? जब मुगलिया कह दिया तो कोई कहे मत समय।
मुगलिया कह दिया, लोकल राजा कह दिया। मेन कंपटीशन में अभी कौन है भारत में? हाँ, अभी हम लोग 1664 नहीं पहुंचे हैं, फ्रांसीसी ना अभी, पुर्तगाली है कंपटीशन में। तो कंपटीशन में अगर टफ है तो साम दाम दंड भेद अपनाया जाता है। साम दाम दंड भेद, देखे होइएगा। धनी मनी बनने का दो तरीका, नौकरी चाकरी ले लेता है, ना तो फिर नौकरी चाकरी वाला से शादी कर लेता है। देखिए क्या कर रहा है इसे। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन बेरगंजा का विवाह हो गया। किससे? ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से। ब्रिटेन के राजकुमार से पुर्तगाली के राजकुमारी का विवाह हो गया, और ब्रिटेन वाला दामाद बन गया पुर्तगाली के। तब द्वंदी है कि दामाद है? दामाद, हाँ। दामाद के अगेंस्ट जाएगा पुर्तगाली कभी नहीं। अब देखिए, इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगाली लोग चार्ल्स द्वितीय को क्या दे दिया? बम्बई। बेचारा के गोलकुंडा हैदराबाद मिलिए गया, बम्बई मिलिए गया, सूरत है ये था, दिल्ली एरिया में दिखते नहीं है, तो पूरा लगभग तहलका मच रहा है। अब चार्ल्स द्वितीय सोचा कि हमारे ससुराल मिला है 2 कट्ठा जमीन, हम करेंगे का? घर बना के किराया पर लगा देंगे। ये क्या किया? मुंबई को किराया पर दे दिया अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को कि लाओ व्यापार करो। समझ गए? अब अंग्रेज खोजिए रहा था कि हमारा मौका मिले, इसीलिए तो विवाह किया था सपोर्ट करके, राजा के बेटा है ना। देखिए, 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को वार्षिक किराया पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। कई रुपया जरूरी नहीं है, लेकिन किराया पर दे दिया। अब प्रतिद्वंदी है इसका कोई जल्दी भारत में? सिक्का चल रहा है अंग्रेज की अब ना। अब देखिए, देखा किराया दे रहे हैं, तो 1687 में पश्चिमी तट पर मुख्यालय सूरत से घटाकर कहाँ मुंबई बना दिया। बना लिया, चलो मुंबई, सूरत, मुंबई, गोलकुंडा सबके कर, कोची ओची तो पहला ही, दिल्ली सबके कर, चलते ही चल रहा। ऑफिस ऑफिस खुल गया एकदम, फैक्ट्री फैक्ट्री खुल गया। गिराल डोंगियार, याद रखिए, बम्बई शहर का स्थापना किया था। बम्बई शहर का वास्तुकार कौन है? गिराल डोंगियार। अब देखिए, अंग्रेज के थोड़ा सा ना होता है कि मुंह लग जाता है, तो फिर अगर लालच बुरे बलाय वाला टाइप का कर रहा है, लेकिन इन लोग जब मुंह लग गया ना कि चलो एक बार दांत लग जाता है तो हमेशा मान से खोजता है, तो यह उहे कर रहा है। देखिए, अंग्रेज लोग के मुंह लग गया तो इन्हें तो तहलका मचल ही था। अब सोचा कि भाई जो ई एल एरिया में हम जो कब्जा किए हैं, ये एरिया तो हमारा हो ही गया है, दिल्ली तनी मनी है ये है, सूरत है ये है, और महाराष्ट्र है ये है, गोवा है ये है, इधर गोलकुंडा है ये है। अब तनी ई वाला एरिया में निपटते हैं, ई वाला एरिया, जो ई वाला एरिया है ना हम लोग का, ई एरिया निपटते हैं, मैंने पूर्वोत्तर भारत वाला, कि अब इधर हम लोग के निपटना होगा। आया एंट्री मारा यहाँ बंगाल में। देखिए, बंगाल के शासक था शाह सुजा। सबसे पहले 1651 में अंग्रेज को व्यापारिक छूट का अनुमति दे दिया कि आइए आइए अभी व्यापार करिए। अब देख रहा कि वह मेन है ये खरीदे वाला, आइए आइए। ये तो मती को क्या कहा गया? निशान। इन लोग चाहिए रहा था उधर अपना ब्रांच खोलना, अब मिल गया ब्रांच। आगे देख लीजिए, एक पॉइंटर छोड़ देना है, डायरेक्ट यहाँ याद रखना है, कोलकाता। कोलकाता नगर जिसका न्यू जॉर्ज चौरनक रखा था। कोलकाता नगर का न्यू कौन रखा था? जॉर्ज चौरनक, यह जरूरी है। अब देखा कि अंग्रेज इतना मालूमाल हुआ है, पुर्तगाली लोग भी पैसा कमाइए रहा है, तो भारत में फ्रांसीसी भी मारा एंट्री। पहला कोठी फ्रैंको कैरो द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित हो गया। और उस समय भारत में तहलका किसका मचल है? ब्रिटेन अंग्रेज का, कैसे दामाद घूमल चल रहा है ना। और उस समय एंट्री मारा फ्रांस। फ्रांस का यहाँ भले नहीं दबदबा था, लेकिन यूरोप में था। सर्दी फ्रांस को होता था तो पूरा यूरोप छींकता था, तो समझ सकते हैं कि फ्रांस में दबदबा उसका था। तो सोचा कि यह बदौलत हिंदुस्तानों में निपट लेते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में भारी कौन पड़ गया? अंग्रेज। 1774 में फ्रांसिस कंपनी के डायरेक्टर फ्रैंकविस मार्टिन, जो पढ़ेंगे वही टिक लगाना, पुडुचेरी का स्थापना किए, खाली ये जरूरी है। क्वेश्चन निकल गया आपका। 1674 में फ्रांसिस निदेशक फ्रैंकविस मार्टिन पुडुचेरी का स्थापना किया। क्लियर? चलिए,
अब देखिए आगे क्या कह रहे से। हाँ, अब हम लोग इस नतीजा पर ला दिए हैं कि अंग्रेज और फ्रांस दोनों भारत में एंट्री मार दिया है। अब दोनों के झगड़ा करेगा, फ्रांसीसी को हराएगा और पूरी तरह से अंग्रेज एकाधिकार करके हिंदुस्तान पर राज करना शुरुआत करेगा। इस सब तमाम घटना की जानकारी हम लोग कल करेंगे चर्चा। रखा जाए इतना है।